आधी रात का वक्त, इस्लामाबाद का वो बंद कमरा और 21 घंटों की वो मैराथन जंग जो बेनतीजा खत्म हो गई। आज पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी थी, जहां बंद कमरों के पीछे मानवता के भविष्य का फैसला होना था। लेकिन 21 घंटों की मैराथन माथापच्ची के बाद जो खबर निकलकर सामने आई, उसने शांति की आखिरी उम्मीद को राख कर दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी प्रतिनिधि मंडल के बीच चली बातचीत पूरी तरह विफल हो गई। वेंस अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए उड़ान भर चुके हैं, लेकिन उनके जाने के अंदाज ने दहशत पैदा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेंस ने दो टूक शब्दों में कहा कि ये समझौता ना होना अमेरिका से कहीं ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका अब बिना किसी डील के वापस लौट रहा है और ईरान को परमाणु शक्ति न बनने देने की अपनी कसम पर अड़िग है। इस्लामाबाद की ये नाकामी अब मिडिल ईस्ट में एक बड़े और सीधे युद्ध का बिगुल बजा चुकी है। वहीं पर जिस तरीके से जो है ये वापस गए हैं, आपको बता दें जिस तरीके से इस्लामाबाद टॉक्स हुआ और वहां पर चले गए हैं, जो अब जेडी वेंस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी और कहा कि ईरान उनकी बात नहीं मान रहा है और ये अब जो है बुरी खबर जो है साबित हो सकता है ईरान के लिए। अच्छी नीयत के साथ जेडी वेंस अपनी टीम के साथ, डेलीगेशंस के साथ यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अब खाली हाथ वापस अमेरिका लौटना पड़ रहा है। उसको लेकर जो है जेडी वेंस ने साफ कहा कि ये इस्लामाबाद टॉक्स फेल रहा। अब ये देखना होगा कि आगे होने वाला क्या है, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप जो है लगातार कह रहे हैं इस्लामाबाद से जेडी वेंस की रवानगी महज एक राजनयिक वापसी नहीं, बल्कि एक आने वाले तूफान का संकेत है। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर कोई बड़ा और निर्णायक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। वेंस के कड़े शब्दों में ये साफ कर दिया कि अमेरिका के पास अब प्लान बी तैयार है। स्क्रीन पर चल रहे इन स्क्रॉल अपडेट्स को देखिए, जो पल पल की बदलती स्थिति को बयां कर रही है। आपको बता दें, होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों की हलचल बढ़ गई है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को हाई अलर्ट पर रखा है और लेबनान के अस्पतालों में घायलों का अंबार लगा है। शांति की मेज टूट चुकी है और अब फैसला केवल बारूद की ताकत से होगा। क्या विश्व इस महाविनाश को रोकने में सफल होगा, या फिर 2026 का ये साल इतिहास में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में दर्ज किया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा कांटे थे जिन्होंने शांति का रास्ता रोक दिया। अमेरिका की शर्तें पत्थर की लकीर की तरह सख्त थी। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान को न केवल परमाणु हथियार बनाने का ख्याल छोड़ना होगा, बल्कि उसे अपने सर्वधन केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में हमेशा के लिए बंद करना होगा। इसके अलावा अमेरिका स्टेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के एकाधिकार को खत्म कर अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा की लिखित गारंटी चाहता था। दूसरी ओर ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। तेहरान की अपनी डिमांड थी कि विदेशों में जमी हुई उसकी अरबों डॉलर की संपत्ति को तत्काल बहाल किया जाए और लेबनान में इजरायली हमलों पर अमेरिका लगाम लगाए। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को असंभव और अपमानजनक करार दिया। मांगों के इसी भारी टकराव ने 21 घंटों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया और कूटनीति की मेज पर अब सिर्फ सन्नाटा पसरा है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की इस बेहताशा शक्ति के पीछे एक गहरा और रणनीतिक खौफ छिपा है, जिसका केंद्र बिंदु मुजतबा खेमनाई है। अमेरिकी खुफिया तंत्र और ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यदि ईरान आज परमाणु हथियार हासिल करने में कामयाब हो जाता, तो उस विनाशकारी शक्ति की चाबी सीधे तौर पर मुजतबा के हाथों में होगी।
ट्रंप को डर है कि मुजतबा के नेतृत्व में एक परमाणु संपन्न ईरान ने न केवल इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश करेगा, बल्कि पूरे अरब जगत और वैश्विक तेल सप्लाई को अपने कब्जे में ले लेगा। वहीं वो एटमी खतरा है जिसे ट्रंप अपनी विरासत के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। अमेरिका किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में एक नए और अनियंत्रित परमाणु शक्ति केंद्र को जन्म नहीं देना चाहता। इसी खौफ और अमेरिका फर्स्ट की नीति ने वॉशिंगटन को ईरान के खिलाफ इस कदर सख्त बना दिया कि वे समझौते के बजाय टकराव को चुनने के लिए तैयार है। जब बातचीत के रास्ते बंद होते हैं तो हथियारों की आवाजें बुलंद होने लगती है। इस वक्त की 5 बड़ी और खौफनाक खबरों पर नजर डालिए जो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने है। पहली खबर, इस्लामाबाद की वार्ता फ्लॉप हो चुकी है और वैंस अब वापस वॉशिंगटन में युद्ध की रणनीति बनाएंगे। दूसरी खबर, अमेरिका नौसेना के सेंटकॉम ने होर्मुज़ के समुद्री मार्ग में उन बारूदी सुरंगों को हटाने का खतरनाक अभियान शुरू कर दिया है जिसे ईरान ने बिछाया था। तीसरी खबर, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दहाड़ते हुए कहा कि ईरान के परमाणु केंद्र को अभी और बड़े जख्म देना बाकी है। और चौथी खबर, ईरानी स्पीकर गालिबाफ मारे गए हैं। मासूम बच्चों की तस्वीर लेकर पाकिस्तान पहुंचे जिससे माहौल बेहद भावुक और तनावपूर्ण हो गया। पांचवी और अंतिम खबर, लेबनान के लफवाता में इजरायली बमबारी जारी है जहां मलबे के नीचे से निकलती चीखें दुनिया की जमीर को झकझोर रही है। जिस तरीके से आपको बता दें, ये पूरा इस्लामाबाद जो है टॉक्स में जहां पर 21 घंटे की बात हुई है, जहां पर एक तरफ जो है जेडी वेंस ने साफ कह दिया है कि ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी है, अब ये देखना होगा कि ईरान का क्या असर होने वाला है। वहीं पर देखा जाए तो ट्रंप जो है लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि ईरान को हम खत्म कर देंगे और उन्होंने ये कह दिया है साफ, चाहे आज वार्ता का कोई भी नतीजा सामने क्यों ना हो, अमेरिका जो है जीत गया है। अब देखना यह भी होगा कि अब रणनीति क्या बनती है। जो सीज फायर यानी युद्ध विराम जो लगा था, क्या वो हट जाएगा? वहीं पर ट्रंप जो है होर्मुज़ को लेकर साफ टूक पे जो है ईरान को धमकाते हुए नजर भी आए हैं और ये भी कहा है कि होर्मुज़ का रास्ता खोलो वरना अंजाम भुगतोगे। वहीं पर ईरान ने साफ कह दिया है कि लेबनान में सिर्फ और सिर्फ ईरान का हक होना चाहिए और इजरायली हमला ना करे तो ही ये युद्ध विराम होगा। जिसके बाद 21 घंटे की इस बहसबाजी के बाद ना तो कोई नतीजा निकला और ना ही कोई सॉल्यूशन आया, लेकिन जिसके बाद अब We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President. वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर करोड़ी सिंह जो विदेशी मामलों के जानकार है। आपका ईएनबी न्यूज में स्वागत है। जिस तरीके से ये 21 घंटे की जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई है, ये तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देखिए सोनम, मैं ये तो नहीं कहूंगा पूरी तरह से फेल हो चुकी है, लेकिन नाकाम रही है। और ये हम मान के भी चल रहे थे कि ये सफल पहले दौर में नहीं होगी, नाकाम रहेंगी। लेकिन हम अभी भी ना उम्मीद नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस माहौल में ये बातचीत शुरू हुई उसमें अमेरिका की पोजीशन ये हो गई थी कि अमेरिका को ये एहसास हो गया वो ईरान को जीत नहीं सकता, वो इजराइल को छोड़ नहीं सकता, और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो उसके लिए निकलना मुश्किल हो रहा था इस वार से।
तो अमेरिका निकलना चाहता था, और उन्होंने इसीलिए ट्रंप ने अपने देश के नाम जो संदेश दिया था 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि होर्मुज खुलवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा तो जीरो तेल आता है वहां से, जिनको तेल लेना है, जिनको तेल जाता है वो खुलवाएं, हम नहीं खुलवाएंगे, ये बात कह दी। जब ये बातचीत चली, 15 पॉइंट अमेरिका ने रखे, 10 पॉइंट ईरान ने रखे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये जो 10 पॉइंट ईरान ने रखे हैं ये बातचीत का आधार हो सकता है, इससे हम एक सहमति और एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं, ये बात कह दी गई। अब जेडी वेंस का ये कहना कि ईरान हमारी जो शर्तें हैं उन पे तैयार नहीं हुआ है, देखिए एक साइड की शर्तों पे दूसरे का तैयार होना वो उस स्थिति में होता है कि एक बुरी तरह हार जाए और दूसरा जीत जाए तो अपनी शर्तें इम्पोज करता है। जब बातचीत होती है, एग्रीमेंट होता है, तो दोनों की शर्तें होती हैं अलग अलग, और उन दोनों की शर्तों पे एक संवेदनशीलता होती है, उनको समझने का प्रयास करते हैं, और मुझे लगता है कि इस बातचीत में दोनों की शर्तें हैं उनको समझने का प्रयास रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा, और कुछ इस हालात में समझ विकसित भी हुई है, क्योंकि ईरान अभी हारा नहीं है और हारेगा भी नहीं ईरान। तो ऐसी स्थिति में बातचीत को कैसे आगे बढ़ाएं? देखिए इजराइल इसमें प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व है, इजराइल को वो छोड़ नहीं सकते, और ईरान की जो मेन शर्त थी वो लेबनान में सीज फायर किया जाए, और उसके लिए अमेरिका में वाशिंगटन में 1-2 दिन में बातचीत होगी, वो तय हो गया है कि लेबनान और इजराइल बातचीत करेंगे, वहां सीज फायर हो जाएगा, और वहां अगर सीज फायर हो जाता है तो ईरान की एक शर्त पूरी हो जाती है और फिर बातचीत का माहौल फिर से बन सकता है। और इस पूरी बातचीत की स्थिति में लाने के लिए जो बैक चैनल डिप्लोमेसी थी वो 3-4 देश थे, टर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान उन सब कंट्रीज की तरफ से बैक चैनल डिप्लोमेसी चला रहा था। फिर लेटर स्टेज पे इनडायरेक्टली चीन भी इन्वॉल्व था। तो ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो सकता है आज या कल में ही सऊदी अरब जाएं, क्योंकि सऊदी अरब है वो मेन कंट्री है, वेस्ट एशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ा कंट्री है, और वो तेल से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्ट भी कर रहा है और एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर के रूप में एमर्ज हो रहा है। तो वो सऊदी को भी साथ लेना चाहते हैं और अमेरिका का वो अलाई भी है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बातचीत की नई डेट तय होंगी, लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, ईरान और अमेरिका दोनों समझौता चाहते हैं, दोनों विलिंग हैं। अगर विलिंग नहीं होते तो इस तरह का हाई लेवल डेलीगेशन नहीं भेजते। दोनों ही तरफ से एक उच्च स्तर का प्रतिनिधिमंडल आया, जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इस तरह का डेलीगेशन 2015 में जब जेसीपीओ हुआ था, न्यूक्लियर वाला एग्रीमेंट, उस समय जॉन केरी के नेतृत्व में आया था। उसके बाद इतना बड़ा डेलीगेशन, इतना हाई लेवल का डेलीगेशन नहीं आया। इसी तरह से ईरान की साइड से भी हाई लेवल का डेलीगेशन था। तो अलग अलग कारण हैं, लेकिन दोनों विलिंग हैं। तो अगर एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, पूरा क्षेत्र इन्वॉल्व, इजराइल इन्वॉल्व, जो लंबे समय से संकट चल रहा है, ईरान पे लंबे समय से सैंक्शन चल रहे हैं, तो हम ये मान के चलें कि एक दौर की बातचीत में समाधान हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। अभी तो दोनों पार्टी आमने सामने नहीं बैठी हैं, एग्रीमेंट तो तब होगा जब आमने सामने बैठेंगी। अभी तो इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है, पाकिस्तान इधर की बात इधर कह रहा है, इधर की बात इधर कह रहा है। अभी तो पाकिस्तान मीडिएशन की स्थिति में ही नहीं आ रहा। देखिए सोनम, मीडिएशन तब होता है जब पाकिस्तान जो मीडिएट कर रहा है या कोई भी देश मीडिएट कर रहा है किसी भी मुद्दे पे, तो उसको इतनी ऑटोनॉमी हो कि वो अमेरिका से कुछ कंसेशन ईरान के लिए लेने की स्थिति में हो, ईरान से अमेरिका के फेवर में कुछ कंसेशन लेने की स्थिति में हो। अभी तो दोनों में आमने सामने एक दूसरे से नजर नहीं मिला रहे हैं। तो एक समझ विकसित की दृष्टि से जो 15 पॉइंट अमेरिका के थे, उनको 21 घंटे तक ईरान के लोगों ने, जो ईरान का प्रतिनिधिमंडल है, बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल था, कोई 5-7 लोग नहीं थे, तो उन्होंने समझने का प्रयास किया है, आपस में मंथन किया है, समझा है। इसी तरह से जो ईरान के मांग हैं, ईरान का जो दृष्टिकोण है, उसको अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने मंथन किया है, समझा है। तो यह कहना जेडी वेंस का
कि ईरान हमारी शर्तें नहीं मान रहा है, कोई नहीं माने। एक तरफी शर्तें तो उसी हालत में होती हैं जब हार गया और जीत गए। तो अब हार और जीत वाला स्थिति नहीं है। और आधुनिक समय में जो युद्ध हो रहे हैं उसमें हार और जीत होती ही नहीं है। वो परंपरागत युद्ध होते थे, उसमें हार और जीत होती थी और जीता हुआ अपनी टर्म्स एंड जी कंडीशन थोप देता था। तो आज की स्थिति में जो युद्ध का स्वरूप है उसमें यह कहें कि ईरान पूरी तरह हार जाएगा, बिल्कुल नहीं हारेगा। लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा दर्द है सोनम, वो यह है कि अमेरिका ने 80 साल में एक विश्व व्यवस्था का निर्माण किया, अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, और उस व्यवस्था में बड़े संकट आ रहे हैं, असंतुलन हो गए हैं। तो जो न्यूक्लियर पावर है उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता, वो डिटरेंस है, चाहे रशिया हो, चाइना हो, या फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, तो उनके अगेंस्ट में तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ईरान को वो दबाए रखना चाहता है। अगर सिंसियरली अमेरिका न्यूक्लियराइजेशन को रोकना चाहता है तो अमेरिका और रशिया के बीच में एक स्टार्ट ट्रीटी थी न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन को कम करने के लिए, वो 2 महीने पहले एक्सपायर हो गई। रशिया ने कहा भाई इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं और नई ट्रीटी करते हैं। अमेरिका ने फ्लैटली मना कर दिया। तो अब अमेरिका का दृष्टिकोण है कि पूरी दुनिया पे दबाव बनाओ, तो दबाव से नहीं चल सकता, आपको समानता के आधार पे सबसे बातचीत करनी पड़ेगी। ये सही है कि 80 साल में अमेरिका ने एक व्यवस्था का निर्माण किया, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी पैसा अमेरिका देता है, बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो अमेरिका ने बनाया। रिकंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे यूरोप को रिकंस्ट्रक्शन, जर्मनी का रिकंस्ट्रक्शन, जापान का रिकंस्ट्रक्शन, चाइना को राइज होने में अमेरिका ने मदद की। अगर अमेरिका मार्केट नहीं देता तो चाइना का इतना प्रगति नहीं होती। ये बातें सब सही हैं, लेकिन आज के समय में जैसी व्यवस्था है आपको समानता के आधार पे बैठना पड़ेगा। तो अमेरिका को जो पुराना दृष्टिकोण है कि मैं कहूं वही सही है, वो नहीं चलेगा, और उस आधार पे ईरान से बातचीत होगी। और मुझे लगता है कि नए दौर की बातचीत जल्दी ही शुरू होगी, और जिसको आप कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध या महायुद्ध की तरफ जाएगी, उसकी अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, इस समय नाकाम रही है बातचीत, हम नाउम्मीद नहीं है और नाउम्मीद होना भी नहीं चाहिए हमें, कोई सही रास्ता निकलेगा जल्दी। सोनम जी, जरा मैं मेजर जी के पास जाती हूँ। हमारे साथ मेजर जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी। आपका भी एडमी न्यूज में स्वागत है। मेजर जी, सबसे पहला सवाल ये है, एक तरफ वार्ता जो है खत्म हुई है, जहां पर वार्ता फेल बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर ट्रम्प लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं और ये धमकाने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो इस वार्ता फेल से बौखला गए हैं? जी मेजर जी। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला है। देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। मैं अभी एक और चैनल पे था, टीवी चैनल पे था, एक बहुत बड़े पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई भी मुल्क, जो एंकर ने पूछा आपके ये टॉक फेल क्यों हो गए, आप क्या सोचते हैं, क्या फेल क्यों, हमने तो बुलाया ना तो, अपने मुल्क में, तो ये हमारे लिए बहुत कामयाबी है। तो इससे ये साफ है कि पाकिस्तान के लिए केवल उनको शांति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये 100% साबित हो गया कि बस अपनी छवि चेंज करने का उनको सुनहरा मौका लगा, और कोई बात नहीं। आप देखिए, इतने बड़े बड़े डेलीगेशन आए अमेरिका से, स्टीव विटकॉफ, जेडी वैंस, जेड कुशनर, ईरान से आए मोहम्मद बागर गालिबाफ, क्योंकि उनके पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं, अब्बास अगाची, उनके बड़े बड़े लोग आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने इसको शेयर किया है, मगर उनको मीडिएट करने की कोशिश करी, लेकिन ना, वो भी अपने आप में पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है, और वो कह भी रहा है पाकिस्तान ये अचीवमेंट है हमारे। तो अगर उसको अचीवमेंट मानते हैं, वही मकसद था अपनी छवि बदलने का, तो आई एम सॉरी, छवि और ज्यादा खराब हो गई है, और ज्यादा खराब हो गई है। ये कोई 55 का खेल नहीं है कि आपने हिस्सा दिया। जी, जरा मैं करोड़े जी के पास जाती हूँ। करोड़े जी, जिस तरीके से आपने ये कहा कि आपको ऐसा लगता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू नहीं होगा, हालांकि सभी यही चाहते हैं कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो और युद्ध विराम जो है कहीं ना कहीं दोबारा
हो सके। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कड़ी को मैं और जोड़ती हूँ, वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। उसका मुद्दा जो है यहाँ पर ईरान चाहता है कि उसको पूरी तरीके से जो है वो कंट्रोल करे। आपको क्या लगता है, क्या ईरान को दे देना चाहिए अगर वो शर्तें मानती है? देखिए सोनम, आपने दो सवाल, एक तो तीसरे विश्व युद्ध को लेके पूछा है। अमेरिकन बिल्कुल इलिटरेट नहीं है, वो इतिहास को अच्छी तरह समझते हैं, और जब भी महायुद्ध होता है तो जो पहले की शक्तियां होती हैं उनका पतन होता है, नई शक्ति के समीकरण बढ़ते हैं। तो अमेरिका को ये मालूम है कि अगर महायुद्ध हो गया तो अमेरिका सुपर पावर किसी भी हालत में नहीं रहेगा। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि महायुद्ध की तरफ जाएं, वो किसी न किसी रूप में दबाव में आके समझौता करेगा, क्योंकि अभी भी दबाव में ही अमेरिका आगे बढ़ा है। क्योंकि जो उन्होंने एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम दिया था पायलट्स को, उसमें 155 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे। वो 155 किसी एक पायलट को खोजने के लिए नहीं थे। वो जो न्यूक्लियर है एनरिचमेंट यूरेनियम, उसको सीज करने की प्लान थी, वो फेल हो गया। तो और से बहुत से ऑपरेशन फेल होते हैं, हो जाते हैं। ये जब भी कोई देश युद्ध में होता है तो कुछ ऑपरेशन फेल होते हैं, कुछ सक्सेस होते हैं, तो वो समस्या नहीं होते हैं। लेकिन अमेरिका ये समझ गया कि ईरान को जीतना असंभव है, और ये अमेरिका अभी का नहीं, अमेरिका के विद्वान ने 15 साल पहले किताब लिखी थी, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, कि भूगोल का बदला। ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है कि जनता तो बदला ले या नहीं ले, ज्योग्राफी ही आपसे बदला लेगी। ये अमेरिका को वार्न किया था 15 साल पहले। खैर वो बात अपार्ट है। आपने हुर्मुज का जो दूसरा सवाल किया, हुर्मुज तो 28 फरवरी से पहले समस्या ही नहीं था। ये तो युद्ध से उत्पन्न हुई समस्या है। अगर युद्ध नहीं होता तो हुर्मुज की समस्या सामने ही नहीं आती। तो जो युद्ध से उत्पन्न हुई है, जब इवन हमारे बच्चे कभी कभी स्ट्राइक करते हैं, उनकी बहुत सी डिमांड होती है, पुलिस के केस बन जाते हैं, अल्टीमेटली समझौता होता है कि सर और कुछ मत करो, हमारे केस विड्रा कर दो, नहीं तो पुलिस हमें हैरेस करेगी, और उसमें समझौता हो जाता है। तो हुर्मुज मुद्दा तो बाद में पनपा है न, तो इस पे तो समझौता, हाँ, लेकिन ईरान ने यह तय कर लिया है कि हुर्मुज को मैं 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति में नहीं जाने दूंगा। लेकिन और करोड़ों ईरान की ये जिस तरीके से यहाँ पर होर्मुज का जो मुद्दा उठाया गया है, ये ईरान के लिए वही वाली बात होगी, आपदा में अवसर। निश्चित रूप से ये होता है, क्योंकि ईरान ये तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि ईरान बुरी तरह से हार गया है इजराइल अमेरिका से, हार तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसमें ईरान ये चाहेगा कि उसको टोल नहीं करके एक फैसिलिटेशन फीस वो कुछ ले लें, और उसका कारण ये दें कि यहाँ से जो जहाज जाते हैं हम उनको गाइड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो एक सुरक्षा की फीस के रूप में ईरान क्लेम कर सकता है। और अगर अब फिर से जंग शुरू होता है तो जो बैब अल मंदाब है रेड सी में जहां हुती है, तो वो रास्ता भी और बंद हो जाएगा। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था, ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच गई है, इतना बुरा हाल हो गया है। क्योंकि एनर्जी है वो हर चीज का सोर्स है, सप्लाई भी उससे होती है, उत्पादन भी उससे होता है। तो जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो दिक्कत होगा। कृषि उत्पादन खाने का है, अगर वो खाद सप्लाई नहीं होगी तो कृषि उत्पादन नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। बहुत से देशों में जहां अनाज नहीं है या खाने पीने की चीजें नहीं है, वो थ्रू जहाज ही जाते हैं, व्यापार से होता है ना। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रैक्टिकली ऑलरेडी आईसीयू की कंडीशन में है। बहुत से देशों में जनता सड़कों पे आने लग गई है। तो अगर दोबारा जंग शुरू होता है और बैब अल मंदाब वाला अगर वो रास्ता बंद हो जाता है, वो स्टेट भी बंद हो जाता है, तो हालात और खराब हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका को एक चीज सोचना चाहिए कि दुनिया का कोई देश अमेरिका के समर्थन में नहीं आया, इसका मतलब लोग ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका एग्रेसर है। क्योंकि ट्रंप से जब जिनसे मदद मांगी अपने दोस्तों से, उन्होंने कहा हमारे को तो पूछा ही नहीं। तो ट्रंप ने कहा कि भाई ये तो इजराइल का प्लान था, हमने तो उसको फॉलो किया है। जापान की प्राइम मिनिस्टर, जापान तो बहुत ही क्लोज अलाई है, उसने कहा भाई हमें तो पूछा ही नहीं है, अब आप मदद मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था तो हमें पूछा था क्या? पर्ल हार्बर युद्ध के टाइम था, वहां इंपीरियल जापान था, आज की सरकार प्रजातांत्रिक सरकार नहीं थी। तो ट्रंप इस तरह की बातचीत करते हैं तो थोड़ा अमेरिका में बौखलाहट ट्रंप की नहीं है,
एक बौखलाहट रिफ्लेक्ट करता है ट्रम्प। तो बौखलाहट ये है कि पूरी दुनिया को हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने एक आर्किटेक्चर बनाया दुनिया की संस्थाओं का, व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था, और आज हमारे लिए ही टेंशन बन रहा है, हमारे कोई साथ नहीं दे रहा है। तो जो अकेलापन का एहसास हो रहा है उसको ट्रम्प साहब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका को एक वैश्विक एक्टर के रूप में जो अकेलापन का एहसास हो रहा है, ट्रम्प उसको केवल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को मुझे लगता है कि एक गुड सेंस प्रिवेल करे और इक्वल फुटी पे दुनिया से बातचीत करें और दूसरे पावर हैं उनको साथ लेके चले। एक स्टेज पे ट्रम्प ने ये कह भी दिया कि नई जो विश्व व्यवस्था है उनको C5 का नाम दिया था। चाइना, रशिया, इंडिया और अमेरिका और इस तरह के 5 देश हैं, वो मिलके नई व्यवस्था को बनाएंगे। एक स्टेज पे ये कहा था ट्रम्प ने ये भी कहा है कि G2 चाइना और अमेरिका भी नजदीक आएंगे। जल्दी ट्रम्प अगले महीने चाइना भी विजिट करेगा। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया के साथ इक्वल फुटिंग पे बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ जो अमेरिका का 80 साल का दर्द है कि इतना सब कुछ किया और कोई भी हमारे साथ नहीं है, उसका ग्रेटिट्यूड भी अच्छे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, एहसान प्रोमोस होगी दुनिया। तो एक तरफ वो उनका दर्द छलक रहा है और एक तरफ अमेरिका ये भी चाहता है कि बराबर के आधार पे बातचीत करें। और इसीलिए अमेरिका का उस दर्द की वजह से वो कहता है कि ईरान हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है। ईरान हारा नहीं, हार जाएगा तो माननी पड़ेगी, आप थोप सकते हैं। अभी जीता हुआ है तो दोनों साइड से बातचीत होगी, वो आमने सामने बैठने से होगी। और जब लेबनान वाला समझो सीज फायर हो जाता है 1-2 दिन में, कल परसों वाशिंगटन में मीटिंग है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि नई जगह बातचीत हो सकता है, रियाद में बातचीत हो सकता है, इस्तांबुल में हो, कहीं भी हो सकता, इस्लामाबाद में नहीं हो, ये भी हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है अभी बातचीत के कई दौर चलेंगे और अल्टीमेटली समाधान की तरफ बढ़ेगा। पूरी दुनिया को एक राहत की सांस आएगी। सोनम जी, मेजर जी, मेरा आपसे एक सवाल और भी है। जिस तरीके से हमने देखा JD वेंस यहाँ पर 2 टूक में कहते हुए ये नजर आए कि हम बहुत अच्छी उम्मीद के साथ यहाँ आए थे और हमने जो है यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से ईरान का जो रवैया सामने आया है और जिस तरीके से वो शर्तें नहीं मान रहा है, ये ईरान के लिए बहुत ज्यादा अब बुरा होने वाला है। आपको क्या लगता है, वॉशिंगटन जाकर क्या दोबारा ये कुछ हमें तांडव देखने को मिल सकता है दोबारा? अरे ये डराने की बात है कि इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये दिमाग से बस खेला जाता है कि आपने हमारी बात नहीं मानी, ठीक है, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे गुस्से में, ठीक है। अगर ऐसा होता तो अभी 40 दिन से ऊपर हो गए हैं, अब तक अमेरिका को मार पड़ी है, अमेरिका को क्यों बेइज्जती हो रही है, अमेरिका शक्ल छुपाते हुए भाग रहा है दरा से वहां, क्यों? ऐसा होता तो अब तक ईरान गुस्सा चाहिए था। ऐसा नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ईरान से बोला है कि नुकसान जी, जिस तरीके से यहाँ पर मैं जरा लेट पे लेट होती रही, तो JD वेंस का बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यहाँ पर खेला जा रहा है कि कोई इसका इतिहास पड़ा है। इमाम मौजूद 88 तक 1 मिलियन कैजुअलिटी हुए जब इराक के जो लड़े थे लोग, बच्चे तो माइंड भी हो जाते हैं कि हमारे फौजी हमारे पीछे आ रहे हैं, उसको दिक्कत ना हो, हम कुर्बान हो जाए। तो ये अमेरिका जो मार्टरडम की जो बात है, जो शहादत की बात है, जो शान करता है, ये लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। जी, मैं जरा डॉक्टर करोड़ी जी के पास आती हूँ पुनः। करोड़ी जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने सीज फायर की बात कही है, मैं जरा दूसरी और भी जानना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे होता है कि जब युद्ध हो रहे होते हैं तो उससे सबसे ज्यादा जो संकट है वो और भी जगहों पे आता है, और सबसे ज्यादा जो हमने असर देखा है वो खुद भारत में भी देखा है। लेकिन भारत के अंदर की ही मैं बात करना चाहूंगी कि भारत की अभी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जब भारत सीज फायर की बात अगर कहे तो विपक्ष जो है लगातार भारत की आलोचना करते हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी की भी आलोचना करते हुए नजर आए हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए सोनम, ये भारत का बड़ा संवेदनशील सवाल है, लेकिन एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है भारत में। अपोजिशन होता है,
वो भी भारत को महान बनाना चाहता है, रूलिंग पार्टी भी महान बनाना चाहती है। दोनों का है, दोनों का दृष्टिकोण में अंतर है। अपोजिशन का अभी ये कहना है कि पाकिस्तान से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं है, अनईजी रिलेशन है। अगर हम क्लियर कट दुश्मनी नहीं कहें तो अनईजी रिलेशन है। और उस अनईजी रिलेशन में ऐसा अपोजिशन कह रहा है कि पाकिस्तान को बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई है, दुनिया में उन्होंने अपना परचम पहना दिया है। ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी के लिए वो ये कह रहे हैं कि आपने एक्टिव रोल प्ले नहीं किया, प्रो एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, आपको मध्यस्थता करनी चाहिए। लेकिन भारत की जो नीति है वो देश की नीति होती है, एक पार्टी की नहीं होती है। और भारत की इस समय नीति यह है कि भारत अपने आंतरिक सामर्थ्य बढ़ाना चाहता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, सुरक्षा को इंश्योर करना चाहता है। भारत अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना चाहता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था एक टेक ऑफ की स्टेज में है। अब एक विकसित देश की तरफ भारत बढ़ना चाहता है। और सोनम, टेक ऑफ की स्टेज होती है किसी भी जहाज की, वो बड़ी डेलिकेट होती है। थोड़ा सा ही चाहते जहाज गिर जाता है, क्योंकि एक बार अगर ऊपर चला जाता है तो स्मूथ हो जाता है, सीधा चलता है, बट हॉरिजॉन्टल तरीके से चलता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर वो उसमें जो बैठे रहते हैं जहाज में वो भी हिलते रहते हैं जब टेक ऑफ होता है तो, और ऊपर जाके स्मूथ होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर में बैठे हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में है, भारत अगर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गया और आगे नहीं बढ़ पाया, विवादास्पद स्थिति में हो गया, तो भारत को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। जहां तक पाकिस्तान को मिलने का सवाल है, देखिए ये मध्यस्थता ओमान कर चुका है, कतर बहुत से मामलों में मध्यस्थता कर चुका है। अफगानिस्तान के मामले में पीस स्टेब्लिश करने में कतर का मामला था। इतने छोटे छोटे देश कर सकते हैं, तो ये कोई पाकिस्तान की उपलब्धि भी नहीं है। और अगर दूसरा है तो मध्यस्थता पाकिस्तान ने की नहीं, पाकिस्तान ने तो फैसिलिटेट किया है, अपनी जगह प्रोवाइड की है, और इधर दोनों साइड में मैसेज कन्वे करें। तो अपोजिशन को यह सोचना चाहिए कि इससे कोई पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बन गई हो, पाकिस्तान दुनिया का लीडर हो गया हो, ये नहीं है। और अगर भारत भी मध्यस्थता करवा देता तो ऐसा नहीं होता कि भारत दुनिया का लीडर बन गया है। देखिए चीन और भारत में जब युद्ध हुआ था तो श्रीलंका ने टेबल दी थी कि आप दोनों बैठ के यहाँ समझौता करो। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश इससे लीडर बन जाता है। लेकिन अपोजिशन ये चाहते हैं कि हम रूलिंग पार्टी को कॉर्नर में करें, रूलिंग पार्टी ये चाहती है कि हम अपनी पोजीशन को डिफेंड करें। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में चलता रहता है। ये खराब चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है, मैं इसको अच्छा मान के चलता हूं। क्योंकि अगर अपोजिशन आलोचना करता है तो जो रूलिंग पार्टी है वो सतर्क रहती है, केयरफुल कदम बढ़ाती है, फ्री स्टाइल में नहीं चलती है। तो ये तो अच्छी चीज है भारत के लिए, बुरी चीज नहीं है। लेकिन भारत ने जो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया कि हमें इस स्थिति में मध्यस्थता नहीं करनी है, क्योंकि पहले हम आंतरिक दृष्टि से मजबूत हो जाएं, इसलिए भारत किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट, और जैसे थाईलैंड में हुआ, अजरबैजान में हुआ, या अफ्रीका में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, भारत किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है। भारत एक सामान्य बात कहता है, शांति से रहो, सद्भावना से रहो, डायलॉग और डिप्लोमेसी अच्छा रास्ता है। तो भारत का जो वर्ल्ड विजन है, वर्ल्ड व्यू है, वो यह है कि शांति से रहें, सब प्रगति करें, अच्छा है। तो इसमें कोई भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो गया होगा या भारत ने नहीं किया तो अच्छा नहीं किया, ये कोई स्थिति है नहीं। इसलिए अपोजिशन और दोनों अपनी अपनी जगह सही है प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन भारत को एक राष्ट्र के रूप में हम देखें, एक देश के रूप में देखें। हाँ, भारत की नीति की हम कई बार, मैं ये कहता हूं कि निरंतर रूप से मंथन होना चाहिए। हमारी कूटनीति है या विदेश नीति है, वो एक प्रक्रिया है, एंड प्रोजेक्ट नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आज हमने फाइनल प्रोडक्ट ले लिया कि ये प्रोडक्ट हो गया, इससे आगे कुछ नहीं है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमें हमारी विदेश नीति की, कूटनीति का निरंतर मंथन करना चाहिए, और आगे के लिए हमें किस दिशा में जाना है, और उसी दिशा में कर रहे हैं। जो ट्रेड एग्रीमेंट्स में हम जा रहे हैं वो एक बहुत अच्छा लक्षण है, बाइलेटरल ट्रेड कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से भी किया है, जो दूसरे क्षेत्रीय संगठन उनसे भी कर रहे हैं, दूसरे देशों से भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ मामलों में जैसे जो बहुपक्षीय संगठन है उनमें हमें नेतृत्व देने के लिए ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, जैसे ब्रिक्स है या क्वेड है या बिम्स्टेक है, जो एससीओ है, या जो ग्लोबल साउथ के हमने
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात की थी, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। तो इन चीजों पे हमें सोचना चाहिए कि वहां भारत किस तरह से लीडरशिप दे। तो बड़ी चीजें हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने के बजाय। तो मुझे लगता है कि भारत में मंथन चल रहा होगा विदेश नीति निर्माताओं में या कूटनीति वालों में जी। कि इन जो बहुपक्षीय संगठन हैं और जो ज्यादातर ग्लोबल साउथ के हैं, विकासशील देशों के संगठन हैं, उनमें भारत एक अच्छे लीडर के रूप में कैसे उभरे, इसके लिए मंथन होना चाहिए निरंतर रूप से, और परिवर्तन भी होना चाहिए। क्योंकि पर्याप्त, मैं ये कह सकता हूं कि हमारी कूटनीति और विदेश नीति इसके लिए अभी पर्याप्त नहीं है, आगे सुधार की गुंजाइश है। लेकिन यह कहना कि आप हर जगह कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाओ, विवादास्पद बन जाओ, अपना नुकसान कर लो, ये नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि नीति होती है और वो एक विवेक सम्मत चयन होता है किसी भी चीज का। और विवेक सम्मत चयन यह है कि भारत को इस समय कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होके अपनी आर्थिक सुरक्षा और जो दूसरी स्थिति है उसको मजबूत करना चाहिए। क्योंकि भारत में सामाजिक सौहार्द भी एक बहुत बड़ी समस्या बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। भारत जैसे देश में, भारत एक देश नहीं है, एक कॉन्टिनेंट है, इतनी विविधता है। तो भारत की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि ये भारत का वाइज डिसीजन है कि कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और पाकिस्तान को कोई बहुत कुछ हासिल हो गया है, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि मध्यस्थता तो हुई नहीं, मध्यस्थता है ही नहीं। हम गलत नाम दे रहे हैं कि मध्यस्थता है। मध्यस्थता में क्या पाकिस्तान ईरान को कन्विंस कर सकता है कि आप ये कंसेशन दे दो अमेरिका को, या अमेरिका को कन्विंस कर सकता है कि आप ईरान को ये कंसेशन दे दो? तो मध्यस्थता तो वो होती है, तो मध्यस्थता नहीं है। और नेक्स्ट अगले दौर की बातचीत होगी तो मुझे लगता है ईरान अमेरिका नजदीक आएंगे। लेकिन जब तक इजराइल है मेन चीज, तो जो जब तक इजराइल का कोर इश्यू है उसको इस पिक्चर में नहीं लाएंगे तब तक पूरी तरह शांति नहीं हो सकती मिडिल ईस्ट में। अब किस रूप में आगे बढ़ते हैं ये तो आप और हम देखेंगे, आगे डिस्कस भी करेंगे। ओवर सोनम। जी डॉक्टर करोड़ी जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बातें रखी है और फैक्ट्स जो रखे हैं उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पर मैं मेजर जी का भी धन्यवाद करूंगी हमारे से जुड़ने के लिए।